हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। तो ऑप्शंस हैं लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजभाषा। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमारी राजभाषा है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के 343 से 351 के अंतर्गत किया गया है। वह भाषा अनुसूची 8 से संबंधित है। इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है तथा हमारी राजभाषा को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने मान्यता प्रदान की थी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसमें ऑप्शंस हैं देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी व सौराष्ट्री। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वह क्रमशः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शंस हैं अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो जो हमारी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें देखने को मिलता है वह हमें मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में। तथा राज्यों में क्रमशः माना जाता है कि गुजरात राज्य ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जयभट्ट के शिलालेख में। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि। तो भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा हम विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं तथा बोली एक क्षेत्रीय रूप में जब कोई भाषा को हम बोलते हैं तो उसे बोली कहा जाता है। व्याकरण भाषा को लिखने का जो शुद्धतम रूप होता है उसे व्याकरण कहते हैं। और लिपि हमने बता दिया है कि प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें ऑप्शंस हैं कैथी, खरोष्टी, देवनागरी व गुरुमुखी। तो जो ब्राह्मी से हमारी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसमें खरोष्टी लिपि भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी खरोष्टी लिपि है वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है तथा गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शंस हैं कैथी, खरोष्टी, देवनागरी या गुरुमुखी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, देवनागरी। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शंस हैं मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या ब्राचड़। तो जो हमारी अवधी बोली है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है तथा इसके अलावा पूर्वी उपभाषा में बघेली व छत्तीसगढ़ी बोली भी शामिल है। जो हमारी हिंदी है इसमें क्रमशः हिंदी की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी मूल उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शंस हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो जो हमारी ब्रज है, जो ब्रज भाषा है वह हमारी क्रमशः पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो अन्य भाषाएं हैं वह हैं खड़ी बोली, कन्नौजी,
बुंदेली और बांगरू। टोटल 5 भाषाएं बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है उसमें जयपुरी भाषा नहीं बोली जाती है। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो जो हमारी हिंदी भाषा है इसका मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वह 5 हैं, जैसे कि अभी बताया था। इनमें क्रमशः खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोलते हैं बोली। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं अवरोह, आरोह, अनुतान या संगम। तो जो भाषा में होने वाला उतार चढ़ाव होता है उसे हम अनुतान कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बघेली, मगही, कन्नौजी या मेवाती। तो जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है कन्नौजी। बघेली हमारी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद जो मगही है वह आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, और जो मेवाती है वह आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो जो भाषा का शुद्ध रूप होता है वह हमें प्राप्त होता है व्याकरण के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से या शौर्सनी अपभ्रंश से। तो जो हमारी पूर्वी हिंदी है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। तो उसमें शामिल हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। अतः ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मराठी। तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किस भाषा में है? तो जो रामचरित है इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो इसमें ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली। तो जो इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी वह की थी अवधी भाषा में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अवधी भाषा को हम कौशली नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अन्य नाम है हरियाणवी, भारती, कौरवी या हिंदी। तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो ये कौरवी नाम दिया था खड़ी बोली को, यह दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली। तो जो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है वह है ऑप्शन डी, पाली। तो अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल या किशोरीदास वाजपेयी। तो जो हमारा हिंदी का पाणिनि कहा जाता है वह कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी जी को। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, शालिभद्र सूरि को या धनपाल को। तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वह कहा जाता है स्वयंभू को। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश
किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, 346, 348 या 120। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348। जो हमारा अनुच्छेद 348 है उसमें उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 346 में पत्रादि की भाषा दी गई है तथा अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य की परिभाषा या संघ की राजभाषा के बारे में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 210 में निर्देशित किया गया है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 120 में बताया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, बीजी खैर या जीवी पंत जी। तो जो हमारा इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बीजी खैर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं वर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस, मातृभाषा दिवस, विश्व हिंदी दिवस या अनुवाद दिवस। तो जो 10 जनवरी को मनाया जाता है वह है हमारा विश्व हिंदी दिवस तथा हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का कर्तव्य है? तो जो हिंदी के विकास के बारे में बताया गया है वह बताया गया है अनुच्छेद 351 में। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने, सावरकर बंधुओं ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो जो देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था वो थे हमारे श्याम सुंदर दास जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।